इस दुनिया में आए दिन लोग गायब होते हैं। कुछ लोगों के केस सॉल्व हो जाते हैं और कुछ के नहीं। ऐसा ही एक केस 1988 में न्यू मैक्सिको में हुआ था, जिसे पुलिस आज तक सॉल्व नहीं कर पाई। ये है तारा कलीको, बेलन, न्यू मैक्सिको की रहने वाली। 20 सितंबर 1988 की सुबह अपनी यूजुअल साइकिलिंग के लिए घर से निकलती है, लेकिन वो अपने घर कभी वापस ही नहीं आ पाती। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, कुछ एविडेंस भी हाथ लगते हैं, पर वो तारा को ढूंढने के लिए सफिशिएंट नहीं थे। तारा का जन्म फरवरी 28, 1969 को बेलन, न्यू मैक्सिको में हुआ था। कलीको ने अपनी हाई स्कूल ग्रेजुएशन 1987 में बेलन से कंप्लीट की। अपनी हाई स्कूल लाइफ में कलीको बहुत ही ज्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल की थी। वो अपने टाइम में एथलीट थी जो स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। इवन उसका नेचर भी काफी अच्छा था। वो बहुत जल्दी लोगों को अपना फ्रेंड बना लेती थी। इवन न्यू स्टूडेंट को भी वो काफी एनकरेज किया करती थी। ग्रेजुएशन के बाद कलीको ने अपनी पार्ट टाइम जॉब नेशनल बैंक ऑफ बेलन में की और साथ ही उसने अपनी हायर एजुकेशन को भी कंटिन्यू रखा था। 1988 में कलीको ने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको वेलेंसिया कैंपस में एनरोल किया था, जिसमें वो साइकोलॉजी में अपना करियर कंटिन्यू करना चाहती थी। कलीको को लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग करना बहुत पसंद था। उसे ऐसा लगता था कि साइकिलिंग करने से वो फिट रहेगी और अपनी आसपास की जगह को एंजॉय करना सीखेगी। इवन उसका नेचर एकदम एम्बिशियस, इंटेलिजेंट और अपने परिवारजनों के साथ बहुत ज्यादा ही कनेक्टेड वाला बताया जाता था। तारा कलीको डेविड कलीको और पैटी डूल की बेटी थी, लेकिन उसके फादर और मदर का डिवोर्स हो जाता है जब वो काफी छोटी थी। इसके बाद उसकी मदर ने जॉन डूल से दोबारा शादी की एंड वो उसके स्टेप फादर बने। इसी के साथ साथ उसके 2 भाई बहन भी थे, क्रिस कलीको और उसकी दूसरी बहन मिशेल डूल। तारा अपनी साइकिलिंग रूटीन को लेकर काफी ज्यादा सीरियस रहती थी। ऐसा नहीं था कि वो कुछ दिन गई और कुछ दिन नहीं गई। वो रेगुलर बेसिस पे साइकिलिंग के लिए जाया करती, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन यही रूटीन उसके गायब होने का कारण बन जाएगा और अब वो दिन आ चुका था। 20 सितंबर 1988 की सुबह हमेशा की तरह तारा अपने बाइक राइडिंग की तैयारी कर रही थी। इस बार वो अपनी मॉम की नियॉन हफी माउंटेन बाइक को लेकर जाने वाली थी, क्योंकि उसकी साइकिल खराब थी और वो ठीक होने के लिए गई हुई थी। तारा हर रोज NM47 हाईवे के रूट को लेती थी, जो वेलेंसिया काउंटी न्यू मैक्सिको में है। वो डेली 36 माइल्स का रूट पूरा करती थी। यूजुअली उसकी मॉम पैटी डूल भी उसके साथ साइकिलिंग के लिए जाया करती थी, लेकिन जब पैटी डोल ने नोटिस किया कि वो लोग अकेले नहीं हैं जो साइकिलिंग कर रहे हैं, कुछ मोटरिस्ट उन्हें स्टॉक भी कर रहे हैं और काफी एग्रेसिवली उन्हें और तारा को टारगेट कर रहे हैं। उसकी मॉम ने कई बार नोटिस किया कि वो उनके पास से होकर गए हैं, जिसकी वजह से पैटी डूल काफी ज्यादा डर गईं और तब से लेकर उन्होंने तारा के साथ जाना बंद कर दिया। इवन उन्होंने तारा को भी समझाया था कि वो अपने साथ पेपर स्प्रे रखें या फिर अपना रूट ही चेंज कर ले, लेकिन तारा अपनी मॉम की बातों को सीरियसली नहीं लेती। उसे लगता है कि उसकी मॉम ऐसे ही उसके लिए कंसर्न्ड हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जब वो अपनी मॉम को ज्यादा ही परेशान देखती है तो जोकिंगली ये कहती है कि ठीक है, अगर मैं 12:30 तक घर वापस नहीं आई तो मुझे खुद ढूंढने आ जाना, क्योंकि मुझे 12:30 बजे अपने बॉयफ्रेंड के साथ टेनिस खेलने भी जाना है और उसके बाद 4 बजे अपनी यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी अटेंड करनी है। इतना कहकर 9, साढ़े 9 के अराउंड तारा अपने वॉकमैन की कैसेट और हेडफोन्स को लेकर घर से निकल जाती है। इसी दिन तारा ने अपने फर्स्ट नेशनल बैंक ऑफ बेलन की टी-शर्ट पहनी हुई थी। काफी समय बीत चुका था और शायद अब तारा गायब हो चुकी थी। अब 12 बज चुके थे। तारा अपने घर नहीं आई और उसकी मॉम को उसकी चिंता होने लग गई थी। पैटी फटाफट से अपनी कार उठाती है और उसी सेम रूट पर अपनी बेटी को ढूंढने निकलती है। काफी देर तक वो अपनी बेटी को ढूंढती है, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं लगता। हार कर 3 बजे के करीब वेलेंसिया काउंटी शेरिफ्स ऑफिस में अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाती है। कंप्लेंट लिखवाने के बाद तारा की
बहन और उसका बॉयफ्रेंड दोनों ही मिलकर एक सर्च ऑपरेशन चलाते हैं, जिसमें वो उसके उस पाथ पर जाकर हर जगह चेक करते हैं कि तारा की कुछ बिलोंगिंग्स मिल जाए या फिर अगर तारा कहीं फंसी हो तो वो उसे ढूंढ सके, लेकिन उन्हें भी कोई क्लू नहीं मिलता। अब पुलिस अपना ऑफिशियल सर्च ऑपरेशन सितंबर 21 से स्टार्ट करती है, जिसमें वो लार्ज स्केल पर अपनी सर्च ऑपरेशन को स्टार्ट करती है, जिसमें FBI एजेंट्स और ग्राउंड सर्च टीम भी जुड़ी होती है। कई सारे लोगों से पूछताछ की जाती है, जिसमें कई लोग बताते हैं कि तारा को लास्ट इस जगह पर 11:45 तक देखा गया था। उसके बाद उन्हें तारा नजर नहीं आई। पुलिस ने 17 माइल्स तक उसकी सर्च ऑपरेशन को चलाया, जहां पर उन्हें कोई क्लू नहीं मिला। आप लोगों को याद है मैंने मेंशन किया था कि तारा अपने वॉकमैन कैसेट को लेकर गई। वही सेम कैसेट पुलिस वालों को जॉन F कैनेडी कैंप ग्राउंड के पास मिलता है। पैटी को यकीन हो जाता है कि वो कैसेट उनकी बेटी ने जानबूझकर वहां पर छोड़ा है ताकि वो लोग उसे ढूंढ सके। NM-47 हाईवे कभी कभी काफी सुनसान भी रहा करता था, इसलिए वहाँ से किडनैपिंग होना काफी आम बात भी मानी जा सकती थी। उस कैसेट के मिलने के बाद उस एरिया से पुलिस ने कई लोगों से इन्वेस्टिगेशन की, जिनमें कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने एक लाइट कलर्ड 1953 फोर्ड पिकअप ट्रक को तारा के उसके काफी पास से होकर गुजरते हुए देखा। वो उसका काफी दूर तक पीछा करते हैं और उसमें एक नहीं बल्कि 2 मिडिल एज्ड मैन बैठे होते हैं। बस इतना ही क्लू पुलिस को मिला। उसके बाद कई महीने बीत गए और तारा की कोई खबर नहीं आई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती रही पर उन्हें कोई क्लू नहीं मिला। अब 1989 के जून में पूरे 9 महीने बाद तारा के केस में एक नए क्लू को देखा गया। फ्लोरिडा के एक कन्वीनियंस स्टोर के पार्किंग लॉट में एक पोलोरॉइड फोटो एक लेडी को मिलती है जो वहाँ पर छुट्टियां मनाने आई होती है। उस फोटो में वो ऐसा कुछ देखती है कि वो उसी समय उस फोटो को लेकर पुलिस के पास चली जाती है। उस फोटो में एक लड़की और एक छोटा बच्चा था। उन दोनों के हाथ पीछे की साइड बंधे हुए थे और उनके मुंह पर एक टेप भी लगी हुई थी, जैसे किसी को किडनैप करके रखते हैं। वो दोनों उस फोटो में उसी तरह थे। अब ये फोटो उस टाइम के लिए काफी डिस्टर्बिंग थी, क्योंकि अब अगला नंबर किसी का भी लग सकता। तो अथॉरिटीज ने उस फोटो को कई न्यूज चैनल में ब्रॉडकास्ट किया। जब डूल के फ्रेंड्स ने ये एपिसोड देखा तो उन्हें वो यंग वुमेन बिल्कुल तारा की तरह लगी। उन्होंने जल्दी से उस फोटो और एपिसोड के बारे में डूल फैमिली को बताया। इवन उस छोटे बच्चे को भी पहचाना गया था। वो भी न्यू मैक्सिको का ही रहने वाला था, जो अप्रैल 98 में गायब हो गया था। उसका नाम माइकल हेनली बताया गया था। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। कुछ और लोगों ने एक और बच्चे की आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटीज को दी। उनका मानना था कि वो बच्चा डेविड है, जो 26 अप्रैल 1989 से मिसिंग था। दूसरी तरफ तारा की मॉम पैटी उस फोटो को देखकर कन्विंस हो जाती है कि वो तारा ही है। इवन उसके फेशियल फीचर्स, उसके बाल, उसके पैर का एक स्कार जो उसे एक्सीडेंट की वजह से लगा था, वो सब मैच हो रहा था। वहाँ पर एक और चीज थी जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगा कि वो तारा है। वहाँ पर तारा के फेवरेट ऑथर VC एंड्रयू की माय स्वीट ऑड्रीना बुक उसके साइड में ही रखी हुई थी। अब तारा के पेरेंट्स और रिलेटिव तो कन्विंस हो गए थे कि उस फोटो में जो लेडी है वो तारा ही है, लेकिन अब एक्सपर्ट्स की बारी थी कि वो ये साबित करें कि वो फोटो तारा की ही है या फिर उस फोटो में जो बच्चा है वो माइकल या फिर डेविड है। स्कॉटलैंड यार्ड ने कहा कि ये फोटो तारा की ही है, पर लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी स्कॉटलैंड यार्ड से इस बात पर डिसएग्री किया। FBI भी कोई डिसीजन ले नहीं पाई क्योंकि फोटो की क्वालिटी काफी खराब थी। उन्हें ये पता ही नहीं लग पा रहा था कि ये सच में तारा है या फिर कोई और लड़की है। दूसरी तरफ पुलिस डेविड को ढूंढने में जोरों शोरों से लग गई, लेकिन वो उसे आज तक नहीं ढूंढ पाई। रही बात माइकल हेनली की, तो उसकी बॉडी पुलिस को मिल जाती है और उसकी मौत का कारण वो उसे हाइपोथर्मिया बताते हैं। अब हो सकता है कि तारा की साइड में जो बच्चा था वो डेविड ही हो जो अब तक गायब है, या फिर हो सकता है कि जो बच्चा मर चुका है वही बच्चा हो। इस केस के जितने क्लूज मिलते जा रहे थे उतना ही केस उलझता चला जा रहा था। अब जिस लेडी ने अथॉरिटीज को फोटोज हैंड ओवर की थी उसने ये इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि उस वैन के ड्राइवर की बड़ी बड़ी मूछें थी और उसकी एज लगभग 30 से 40 के बीच होगी। जब वो स्टोर के अंदर जाती है तो वो वैन वही पार्किंग लॉट में थी, पर जब वो वापस आई तो बस ये फोटो ही वहाँ पर थी। वैन वहाँ से जा चुकी थी। इस
इसके बाद 2 पोलरॉइड फोटोज और सर्कुलेट होती है जो कि और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी, जिसमें एक फोटो कैलिफोर्निया के मोंटेसीटो के पास की कंस्ट्रक्शन साइट से मिलती है, जिसमें एक लड़की के मुंह पर टेप लगी हुई होती और उसके सिरहाने ब्लू एंड व्हाइट स्ट्रिप का पिलो होता है, जैसा फर्स्ट फोटो में था, बिल्कुल सेम। दूसरी फोटो में भी एक लड़की के हाथ बंधे होते हैं, उसके साथ एक आदमी भी है और वो दोनों एमट्रैक ट्रेन में सफर कर रहे हैं। ये दोनों ही फोटो भी काफी डिस्टर्बिंग थी। पैटी को फर्स्ट फोटो वाली पर बिलीव होता है कि वो तारा है, बट सैडली ये ऑफिशियल्स कभी कंफर्म ही नहीं कर पाए कि वो फोटोज में तारा है या नहीं। पैटी और जैक तारा को खुद से कई बार ढूंढने उसी सेम रूट पर जाया करते थे। अब उन दोनों ने तारा को सालों तक ढूंढने के बाद फाइनली न्यू मैक्सिको से निकलकर पोर्ट शैर्लेट नवंबर 2003 में शिफ्ट हो जाते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, पैटी 11 मई 2006 को बिना ये जाने कि उनकी बेटी कहाँ है, जिंदा है भी या नहीं, इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। तारा की मॉम के जाने के बाद तारा की फ्रेंड और उसकी सिस्टर ने तारा के लिए काफी सारे पॉडकास्ट किए कि वो उसे ढूंढ पाए, लेकिन वो उसे ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाई। 2008 में शेरिफ रेने रिवेरा, जो इस केस को 1996 से संभाल रहा था, वो एक बहुत बड़ा क्लेम करता है। वो कहता है कि उसे पता है कि एग्जैक्टली उस जगह उस समय क्या हुआ था। अकॉर्डिंग टू रिवेरा, 2 लड़कों ने एक्सीडेंटली उसकी बाइक को टक्कर मारी और जब वो गिर गई, थोड़ा इंजर्ड हुई, तो उसे अपने साथ किडनैप कर ले गए। उन लोगों ने तारा को फिजिकली एक्सप्लॉइट किया और उसे थोड़ी देर में इस डर से मार दिया कि वो कहीं बाहर जाकर सबको ना बता दे। उसकी बाइक को जंक यार्ड में फेंक दिया ताकि कोई क्लू ही ना बचे। उसकी बॉडी को डिस्पोज करने में 2 लोग और शामिल थे, पर इस क्लेम के बाद वापस से इस केस को ठंडा होना पड़ा। इस केस में कोई एविडेंस ही नहीं था कि वो पुलिस ऑफिसर उन चारों को अरेस्ट कर सके, या फिर वो चाहता ही नहीं था कि वो उन चारों को अरेस्ट करे। ये केस अक्टूबर 2013 तक इनएक्टिव रहता है, लेकिन उसके बाद इसे खुद से रीओपन किया जाता है क्योंकि फ्रैंक मेथोला, जो वेलेंसिया काउंटी शेरिफ्स डिपार्टमेंट के डिप्यूटी थे, उनका एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट आता है। उनके अकॉर्डिंग एक हेनरी ब्राउन, जो अपनी मौत के करीब था, उसने एक कन्फेशन किया था। वो मरने से पहले अपने ऊपर से एक बोझ उतारना चाहता था जो काफी सालों से उस पर था। ब्राउन बताता है कि उसका नेबर और तारा का क्लासमेट लॉरेंस रोमेरो जूनियर ने उसे अपने घर के नीचे एक बेसमेंट दिखाया था। उसने बताया कि वो काफी गहरा था। ब्राउन ने वहाँ पर एक कब्र को नीले त्रिपाल में लिपटे हुए भी देखा था। यहाँ तक कि रोमेरो और उसके दोस्त खुले आम तारा के मरने की बात कर रहे जब तारा गायब हुई थी। रोमेरो और उसके दोस्त तारा को जानते थे क्योंकि उसके एक फ्रेंड जेफ एबिएटा ने तारा से हाल ही में ब्रेकअप किया था। ब्राउन 4 और लोगों का नाम लेता है, जिसमें रोमेरो, डेव, लेरॉय और एक लाल बालों वाला आदमी जुड़े हुए थे। ये चारों तारा की डेथ का रीजन थे। ब्राउन ने भी उसकी मौत का कारण बिल्कुल सेम बताया जैसे शेरिफ ने बताया था कि उसे 4 लोगों ने मारा और उसे किस तरह से डंप कर दिया गया। ये सारी बातें ब्राउन को रोमेरो ने खुद बताई थी। अब जब उसे रियलाइज होता है कि उसने ब्राउन को कुछ ज्यादा ही बता दिया, तो वो उसे मारने की धमकी देता है और उसी समय बेसमेंट में कंक्रीट की स्लैब बिछवा देता है। अब इस केस में सबसे शॉकिंग टर्न तो ये आता है कि वो लॉरेंस रोमेरो जूनियर और किसी का नहीं बल्कि शेरिफ का ही बेटा निकलता है। यस, 1996 से जो ऑफिसर इस केस को संभाल रहा था वो उसका ही बेटा था। रोमेरो के इतना बड़ा कनेक्शन होने की वजह से ब्राउन काफी डर जाता है और ये बात सालों तक किसी को नहीं बताता। लेकिन जब ब्राउन मरने की कगार पे होता है तो वो ये अपना कन्फेशन बता कर जाता है। आपको याद है अभी मैंने मेंशन किया था कि तारा की बहन और उसकी फ्रेंड इस्कबेल, उन दोनों ने काफी सारे पॉडकास्ट किए। अब इस्कबेल एक फिल्म मेकर बन चुकी। उसने तारा को ढूंढने में काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की थी। उसने अपने पॉडकास्ट में 2006 की रिपोर्ट को, जो कि मेथोला ने ही दी थी, पर ये रिपोर्ट 2013 वाली रिपोर्ट से काफी ज्यादा अलग थी। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ब्राउन ने रोमेरो जूनियर जैसे आदमी का नाम ही नहीं लिया था। इवन उसने जो बाकी 3 लोगों का नाम लिया था वो लोग भी इसमें शामिल ही नहीं थे। उसने रोमेरो
रोमेरो की जगह किसी एजे का नाम लिया था। अब ये दोनों रिपोर्ट्स ही काफी अलग थी। इन दो रिपोर्ट्स की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इवन तारा की फ्रेंड इस्काबेल भी काफी कंफ्यूज हो जाती है। अब उसे समझ आ जाता है कि पुलिस अथॉरिटी इस मामले में कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अब एजे नाम का कोई आदमी उन लोगों को मिला ही नहीं था। इसलिए इस केस में फिर से कोई अरेस्ट नहीं होता, ना ही कोई क्लू मिलता है कि तारा की बॉडी और उसकी बाइक कहाँ पर है। 2017 में शेरिफ को डोमेस्टिक वायलेंस में अरेस्ट कर लिया जाता है और अब इस केस से रिलेटेड अक्टूबर 2019 में पुलिस अथॉरिटी पब्लिक अनाउंसमेंट करती है कि इस केस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन कोई उन्हें देगा कि जो इस केस को आगे फॉरवर्ड कर सकती है, उसे $20,000 एज अ रिवॉर्ड दिए जाएंगे। लेकिन उन्हें भी कोई क्लू नहीं मिलता। 2021 में अथॉरिटी ने एक प्राइवेट रेजिडेंट को सर्च करने का वारंट निकाला था, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। अब उस बेसमेंट को भी सर्च किया जाता है जहाँ पर मैथौला ने तारा की बॉडी के होने का क्लेम किया था अकॉर्डिंग टू ब्राउन्स कन्फेशन, लेकिन वहाँ पर तारा की बॉडी से रिलेटेड कुछ भी एविडेंस नहीं मिलता। पुलिस अथॉरिटीज उस बेसमेंट को पूरा खोद कर देखती है, तब भी उन्हें कुछ क्लू नहीं मिलता। इसी वजह से ये केस आज तक पेंडिंग पड़ा है और आए दिन सालों साल बीतते जा रहे हैं। इस केस की डेट आगे से आगे ही बढ़ती जा रही है। तारा अभी तक गायब है और अब उसकी मॉम बिना ये जाने इस दुनिया से काफी समय पहले ही जा चुकी हैं कि उनकी बेटी जिंदा है या नहीं। शायद तारा को उस दिन अपनी मॉम की बात मान लेनी चाहिए थी और अपने साथ अपनी सेफ्टी के लिए कुछ कैरी कर लेना चाहिए था, तो शायद तारा आज अपने मॉम डैड के से दूर नहीं होती।